नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कक्षा 12वीं का भूगोल विषय की आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा होनी जा रही है। आपका पेपर 80 नंबर का आएगा। इसके साथ आपको समय 2.5 घंटे का यहाँ पर दिया जा रहा है। इसका क्वेश्चन पेपर तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर बताने के साथ साथ इसका संपूर्ण हल, इसका पूरा का पूरा फुल सॉल्यूशन आपको मैं समझाऊंगा भी इस वीडियो में, और आपको पूरे के पूरे प्रश्न उत्तर में याद भी करवा दूंगा। जितना भी जो पेपर जो वायरल हुआ है यूट्यूब पर, उसके मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ और उसके आंसर क्वेश्चन में मैंने अपनी गाइड से ढूंढा हूँ। जो मेरी गाइड है, असली गाइड, उस असली गाइड से मैंने ढूंढा हूँ। तो उसको आज हम पढ़ेंगे भी, याद भी करेंगे, समझेंगे भी। आपको इस वीडियो को देखने के अलावा आपको किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ क्वेश्चन का। जैसे कि देखिए, रोपण कृषि की 5 विशेषताएं है ना। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक हो गए। भौम जल वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। भौम जल वितरण, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख सकते हो, इनको हम एक तरफ से समझेंगे, है ना। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया हो और मैंने आंसर क्वेश्चन भी यहाँ पर निकाल लिया हूँ जो आपको पेपर में आने वाले। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए। ये क्वेश्चन आपको पेपर में अवश्य पूछा जाएगा। आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, रोपण कृषि की मुख्य विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम भी बताना है। रोपण कृषि की आपको प्रमुख विशेषता यहाँ पर आपको बताना है बच्चों। किसकी बताना है? रोपण कृषि की आपको यहाँ पर प्रमुख विशेषता बताना है। इसको मैं यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देता हूँ ताकि आपको सही तरीके से क्या आ जाए, समझ में आ जाए। हम पढ़ेंगे यहाँ पर क्या, रोपण कृषि के बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। रोपण कृषि आप देख सकते हो ना। रोपण क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है रोपण कृषि। रोपण कृषि को बोलते हैं बच्चों हम खेत में जब किसी फसल का जब हम रोपा डालते हैं और रोपा डाल करके जब हम उस फसल को उगाते हैं, तो इस प्रकार से जब खेती की जाती, टमाटर डायरेक्ट नहीं लगाते हम, बल्कि टमाटर का पहले रोपा डाला जाता है, फिर टमाटर को लगाया जाता है। तो उसको हम बोलेंगे रोपण कृषि। रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए एवं भिन्न भिन्न देशों में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख रोपण फसलों के नाम बताइए। तो आपको सिर्फ रोपण कृषि की विशेषता बताना है ना। तो देखिए, रोपण कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, रोपण कृषि एक फसली कृषि है। रोपण कृषि एक प्रकार की फसली कृषि है, मतलब कि इसमें हम फसल उगाते हैं, टमाटर की फसल उगा सकते हैं, मिर्ची की फसल उगा सकते हैं, और रोपा डालना पड़ता है उनका खेत में, जिनमें किसी एक फसल उत्पादन पर ही ध्यान केंद्रित किया जाता है। रोपण कृषि में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही फसल के उत्पादन में ध्यान केंद्रित करते हैं। यह कृषि बड़े बड़े आकार के फर्मों पर की जाती है। जो बड़े बड़े खेत होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, उन बड़े बड़े खेतों पर रोपण कृषि की जाती है। तीसरा पॉइंट आप देख सकते हो, इस कृषि में अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन, वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करते हैं। आप रोपण कृषि में आपको ना बहुत सारा पूंजी निवेश करना पड़ेगा, मतलब कि खूब सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा। उच्च प्रबंधन का आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए ताकि आप खेत को अच्छे से मैनेज कर सको। वैज्ञानिक तकनीक, आपको अच्छी वाली वैज्ञानिक तकनीकों का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। वैज्ञानिक तकनीकियों का आपको उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आप देख सकते हो, इस कृषि में सस्ते किंतु कुशल श्रमिक कार्य करते हैं। जो रोपण कृषि होती है उसमें सस्ते श्रमिक कार्य करते हैं, लेकिन सस्ते तो होते हैं, वो आपको मजदूर इधर कहीं गांव के आसपास से मिल जाएंगे, लेकिन वो कार्य कुशल होते हैं। उनके अंदर टेक्निक होती है कि रोपा किस प्रकार लगाया जाता है, किस प्रकार उचकाया जाता है, किस प्रकार फसल को रोपते हैं। ये श्रमिक स्थानीय होते हैं। कैसे होते हैं? स्थानीय होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर आपका है कि इस कृषि से उत्पादित अधिकांश भाग निर्यात कर दिया जाता है। रोपण कृषि से जो कोई भी फसल उगाई जाती है उसको पास में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसको बेच दिया जाता है, उसको निर्यात कर दिया जाता है। अगला आपका है, रोपण कृषि वाले क्षेत्रों में यातायात सुविधाएं विकसित अवस्था में मिलती है। रोपण कृषि वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर यातायात की सुविधा कैसी होती है? विकसित होती है, जिसके द्वारा बागानों एवं बाजार का सुलभ संपर्क बना रहता है। अगला, यह कृषि उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में प्रमुख रूप से की जाती है। रोपण कृषि कहाँ की जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। अगला, यह बृहत स्तरीय लाभोन्मुखी उत्पादन कृषि क्या है? प्रणाली है। इससे हमको लाभ प्राप्त होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया आंसर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको लिख करके याद कर लीजिए। पेपर में बिल्कुल आपको 100 में से 100 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है बच्चों। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक लिखिए। प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक लिखने के लिए यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को देख लेता हूँ। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर आपका जो है, क्वेश्चन है प्रवास के अपकर्ष और प्रतिकर्ष कारक से आप क्या समझते हो, समझाइए। ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। ये क्वेश्चन मुझे बुक के अंदर मिला, तो मैंने बुक के अंदर का मैंने स्क्रीनशॉट लिया
है ना, कोचिंग पढ़ाते हुए मतलब बुक के अंदर का मैंने लिया। देखिए, तो जो प्रवास होता है, सबसे पहले हम समझेंगे प्रवास किसे कहा जाता है। तो जब जब कभी भी कोई भी एक इंसान किसी एक जगह को छोड़ करके दूसरी जगह पर रहने के लिए चला जाता है तो इसे प्रवास कहते हैं। मान चलो कि आप अभी गांव में रह रहे हो और आपके गांव में अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है और अगर आप शहर में रहना शुरू कर देते हो, आप गांव से शहर चले जाते हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रवास बोलेंगे। तो लोग प्रवास क्यों करते हैं? तो प्रवास को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। पहला होता है प्रतिकर्ष कारक और दूसरा होता है अपकर्ष कारक। तो देखिए, जो लोग होते हैं बेहतर आर्थिक और सामाजिक जीवन जीने के लिए प्रवास करते हैं। लोग प्रवास क्यों करते हैं? लोग इसीलिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं ताकि वो लोग अच्छा जीवन यापन कर सके, खूब सारा पैसा कमा सके, अच्छा सामाजिक जीवन उनको जीने के लिए मिल जाए, के लिए प्रवास करते हैं। प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक के दो समूह होते हैं। प्रवास को दो कारक क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। तो प्रवास को प्रभावित करने वाला पहला कारक होता है आपका प्रतिकर्ष कारक। प्रवास को प्रभावित करने वाला पहला कारक क्या होता है, प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक है ना, प्रतिकर्ष का मतलब होता है कि तुम जिस गांव में रह रहे हो, अगर तुम्हारे गांव में बेरोजगारी फैल जाए, मतलब कि कोई काम धंधा नहीं बचे, घर में तुम लोग खाली पीली बैठे हो, रहन सहन की निम्न दशा है, तुम्हारे पास गरीबी है गांव में, है ना, राजनीतिक उपद्रव, तुमको कोई भी आकर मार दे रहा है, पीट दे रहा है, तुम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, प्रतिकूल जलवायु, कभी भी पानी गिर जा रहा है, कभी बर्फ गिर जा रही है, कभी कुछ भी हो जा रहा है, प्रतिकूल जलवायु है। प्राकृतिक विविधताएं, मतलब कि विविधताएं, प्राकृतिक विविधताएं आ रही, क्या आ रही, प्राकृतिक विविधताएं, कभी भूकंप जा रहा है ना, महामारी फैल रही है, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण जो होते हैं, जो उद्गम स्थान को कम आकर्षित बनाते हैं। तो इंसान सोचते हैं कि यार हम कहाँ कहाँ पैदा होगा यार, यहाँ पर देखो महामारी फैल रही है, गंदगी फैल रही है, तो फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो ये सब कारक होते हैं प्रवास के प्रतिकर्ष कारक। प्रतिकर्ष कारक, इनको हम क्या बोलेंगे, प्रवास के हम इनको बोलेंगे प्रतिकर्ष कारक। अगले होते बच्चों आपके प्रवास के अपकर्ष कारक। अपकर्ष है ना, अब अपकर्ष कारक में कौन कौन आते हैं? मान चलो तुम जिस जगह जाने वाले हो, मान चलो तुम शहर जाने वाले हो ना, अगर तुमको वहाँ पर काम के बेहतर अवसर मिल जाए, तुमको रहन सहन की अच्छी दशाएं मिल जाए, है ना, अच्छा वहाँ पर रहन सहन मिल जाए, शांति और स्थायित्व मिल जाए तुमको, मतलब कि अच्छे से, मतलब कि शांति वाली जगह मिल जाए, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा मिल जाए, वहाँ पर तुम्हारा जीवन भी सुरक्षित रहे और तुम्हारी संपत्ति भी कैसी रहे, सुरक्षित रहे, अनुकूल जलवायु मिल जाए, क्या मिल जाए, अनुकूल जलवायु मिल जाए, जैसे कारण जो होते हैं गंतव्य स्थान, मतलब तुम जहाँ पर जाने वाले हो, तुम जहाँ पर जाने वाले उस स्थान को हम गंतव्य स्थान बोलेंगे। गंतव्य स्थान को अधिक आकर्षक बनाते हैं और इंसान वहाँ पर रहना क्या करते हैं, पसंद करते हैं। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन हो गया, आप इसको याद कर लीजिए, मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है, मतलब कि आपको पेपर में आएगा, ये मोस्ट आईएमपी पेपर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपको उसको याद करना है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। भारत में अंतर्राष्ट्रीय भी पूछ सकता है, फिर डायरेक्ट प्रवास भी पूछ सकता है। भारत में प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए कि भारत देश के लोग प्रवास क्यों करते, पेपर में जरूर आएंगे, जब मोस्ट इंपॉर्टेंट को तैयार कर ही लेना है आप लोग को। लेकिन सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं बैठना है, आपको अपनी तैयारी भी करना है। लेकिन इनको तो तैयार करना ही है और साथ में अपनी तैयारी भी करना है, सिर्फ इन्हीं के भरोसे नहीं बैठना है ना। तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना करना है। भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास क्यों होता है, यहाँ पर आपको यहाँ पर ये बताना है। तो चलिए मैं आपको बिल्कुल बारीकी समझाऊंगा, आपको अभी याद करवा दूंगा मैं, है ना। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारण, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास किसको बोलेंगे? एक देश से दूसरे देश में, अंतर्राष्ट्रीय नहीं भी आएगा तो भी आपको जी लिखना है, एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। जब एक देश के लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में चले जाते हैं तो इस प्रकार के प्रवास को बच्चों अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहा जाता है। क्या बोला मैंने? जब एक देश के लोग अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में रहने के लिए चले जाते हैं तो इस प्रकार के प्रवास को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। अब क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है? भला कोई अपने देश को छोड़कर क्यों जाना चाहेगा? क्या तुम लोग भारत देश छोड़ के चीन जाना चाहोगे? कोई नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि हमारा देश भारत देश सबसे प्यारा। तो इंसान अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में क्यों जाते हैं, उसका कारण क्या है? तो देखिए, पहला होता है आर्थिक कारण। आर्थिक का मतलब होता है धन से संबंधित कारण।
भारत से अनेक प्रवासी विकसित देशों में काम पाने के लिए जाते हैं। अब कोई इंसान भारत देश में खूब पढ़ाई लिखाई कर लेते, डॉक्टर बन जाते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, तो वो लोग सोचते हैं अगर हम भारत देश में रहेंगे तो यहाँ पर हमको कम पैसा मिलेगा, और भाई अगर हम अमेरिका में जाके काम करेंगे तो हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, हमको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, हमको ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, तो हम अमीर बन जाएंगे। तो इसीलिए कई सारे लोग मतलब कि काम के बेहतर अवसर पाने के लिए, उत्तर रोजगार खोजने के लिए कहाँ चले जाते हैं, विदेशों में रहने के लिए चले जाते हैं। और ऐसे देश जो कि गरीब देश है, जैसे कि देखो बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, जो छोटे देश होते हैं वो अपनी व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने के लिए वो भारत में आते हैं। वो कहाँ पर आते हैं? भारत में आते हैं। तो कुछ लोग भारत देश से विदेश जाते हैं और कई सारे लोग दूसरे देश से, नेपाल भूटान जैसे देश से भारत देश में रहने के लिए आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका देख सकते हो क्या है यहाँ पर आपका? राजनीतिक कारण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है राजनीतिक कारण। भारत में लाखों लोग प्रतिवर्ष पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुस जाते हैं। अब मान चलिए बच्चों, जी हमारा कौन सा देश है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए ये हमारा है भारत देश। जी हमारा कौन सा देश है? ये हमारा है भारत देश। ये हमारा कौन सा देश है? भारत देश है। ये हो गया हमारा भारत देश, हो गया भारत देश। अब मान चलो बाजू में कौन सा है? बांग्लादेश है। अब बांग्लादेश में पिछले साल की बात बता रहा हूँ, रोहिंग्या जो मुसलमान लोग थे वो लोग गाय का मांस खाते थे, है ना। तो वहाँ के बौद्ध लोगों ने उनको भगाए, मारे पीटे, तो पूरे के पूरे रोहिंग्या मुसलमान वहाँ से भारत देश के अंदर घुस गए और भारत देश में आकर के आतंक मचा रहे हैं। इसी प्रकार एक इधर अफगानिस्तान देश है, अफगानिस्तान में तालिबानी वाले लोगों ने कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान के लोग कहाँ घुस रहे? भारत देश में घुस रहा है। जिस सब लोग साले लोग मतलब भारत देश में आके घुस जाते हैं, मेरा दिमाग खराब होता है, इनको घुसने नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। तो राजनीतिक कारण, घुसपैठ करके ये लोग क्या करने लग जाते हैं? रहने के लिए लग जाते हैं, जैसे कि इनके बाप का देश होगा ना कि नहीं, है ना। और भारत देश के लोग भी मतलब बाकी नहीं घुसने देना चाहिए, मैं तो एक ही बात बोलूँगा, बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए, ठीक है। तो राजनीतिक कारण है ना। जब भारत में लाखों लोग, भारत में कैसे लोग, भारत में लाखों लोग क्या कर लेते हैं भैया, पड़ोसी देशों के अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करके रहने लग जाते हैं, जबकि प्रसार संबंधी सुविधाओं के कारण ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की ओर चले जाते हैं। और कई सारे लोग मतलब कि भैया ऑस्ट्रेलिया में रहने चले जाते हैं और न्यूजीलैंड की ओर चले जाते हैं, ऐसा होता है। अगला आपका कारण यहाँ पर देख सकते हो धार्मिक और सामाजिक कारण। अगला कारण क्या है आपका? धार्मिक कारण और सामाजिक कारण। भारत से लाखों व्यक्ति, एक दो नहीं भैया, लाखों लोग, प्रमुख रूप से मुसलमान लोग खाड़ी क्षेत्र में इस्लामिक देशों में उत्प्रवास कर जाते हैं, जहां उन्हें धार्मिक और सामाजिक कारण से सुरक्षा मिलती है। जो सऊदी अरब वाले देश है जहाँ पर मक्का मदीना होते हैं, तो मुसलमान लोग क्या सोचते हैं भैया कि वहाँ पर हम अच्छे से रहेंगे, तो वो लोग क्या कर लेते हैं, वहाँ पर रहने के लिए चले जाते हैं, है ना। तो धार्मिक कारण से भी चले जाते हैं कई लोग देश छोड़ करके, और सामाजिक कारणों से भी कई लोग देश छोड़ करके चले जाते हैं। भारत से लाखों व्यक्ति, प्रमुख रूप से मुसलमान समुदाय के लोग, खाड़ी क्षेत्र के इस्लामिक देश जो होते हैं वहाँ पर उत्प्रवास कर जाते हैं, जहाँ उन्हें धार्मिक और सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की क्या होती है बच्चों? अनुभूति होती है। अगला आपका है पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण। पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य का मतलब होता है पश्चिमी सभ्यता, पाश्चात्य का मतलब क्या होता है? पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का आकर्षण। अब भारत देश में जो कई सारे लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, उन लोग को लगता है कि भैया अंग्रेज लोग की संस्कृति एक नंबर है, अमेरिका में जाके रहेंगे, तो वहाँ की संस्कृति की ओर वो आकर्षित हो जाते हैं और वहाँ पर रहने के लिए वो चले जाते हैं। भारत के उच्च शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीवी पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के आकर्षण में अपनी जीवन शैली में पाश्चात्य रूप लाने के लिए, अंग्रेज बनने के लिए कहाँ चल जाते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने चल जाते हैं, या फिर ग्रेट ब्रिटेन में रहने के लिए चले जाते हैं, या फिर यूरोपीय देशों में रहने के लिए चले जाते हैं। अगला आपका है व्यवसाय और शिल्प का आकर्षण। व्यवसाय मतलब कि काम धंधा करने के लिए चले जाते कई लोग, और शिल्प का आकर्षण। भारत से अनेक प्रवासी व्यवसायी, शिल्पकार और व्यापारिक रूप में थाईलैंड चल जाते व्यापार करने के लिए, मलेशिया चल जाते हैं, सिंगापुर आदि देशों में चले गए हैं, ताकि वहाँ पर वो लोग क्या कर सके? व्यापार कर सके, और व्यापार करके क्या कमा सके? पैसे कमा सके, ठीक है। अगला आप देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की मांग।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर, भारत देश में ना पढ़े लिखे जितने भी जो नौकरी की तलाश में जाते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, है ना, उन लोग को मतलब अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रेलिया, जो आदि जो देश होते हैं, भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर और प्रबंधकों को वित्तीय विशेषज्ञ की मांग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवास ने प्रभावित किया है। ये लोग मतलब नौकरी करने के लिए कहाँ चले जाते हैं, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए विदेश चले जाते हैं और नौकरी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन खनन वाला आपका ना, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ किस क्वेश्चन का आंसर है ये। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए खनन क्या है, खनन की विधियों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपका है खनन किसे कहा जाता है, खनन की विधि का वर्णन करो। खनन का मतलब होता है खुदाई। जब आप खुदाई करते हो, जब आप खुदाई करते हो और खुदाई करके आप सोना, चांदी, पेट्रोल, डीजल, जमाने भर का फलाना फक्कड़ ढिमकाना जो कुछ भी आप निकालते हो ज़मीन के अंदर से, उसी को हम खनन कहते हैं। और खनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है इसका यहाँ पर हम वर्णन देखेंगे। ये इसका आंसर मुझे बुक में मिला है। इसका आंसर मुझे कहाँ पर मिला है बच्चों, इसका आंसर मुझे बुक में मिला है। खनन का आंसर कहाँ पर मिला है, बुक में मिला है। तो आप देख सकते हो ये खनन, ये बुक के कौन से चैप्टर का है, ये बुक का द्वितीय क्रिया है। आपको जो मानव भूगोल वाली जो बुक है उसमें द्वितीय क्रिया वाला आपको जो पार्ट है ना, उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, खनन वाला है ना, ढूंढ लीजिएगा आप, या फिर इसी से आप स्क्रीनशॉट लेके आप लिख सकते हो। तो देखिए खनन, खनन का मतलब होता है खुदाई, जुताई है ना, खुदाई है ना, देखो ना। मानव विकास के इतिहास में खुदाई है ना, मानव विकास के इतिहास में खनिजों की खोज की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है। जब आदि मानव लोग हुआ करते थे उस समय भी वहाँ पर क्या चलती थी, खुदाई चलती थी, है ना। तो खुदाई चलती थी मतलब खनिजों की कई अवस्थाएं देखी जा सकती है। जैसे ताम्र युग मतलब तांबे की खोज की गई और तांबे की खुदाई की गई। कांस्य युग में कांसे की खोज की गई और कांसे की खुदाई की गई। लोह युग में लोहे की खोज की गई और लोहे को खोदा गया, जमीन से निकाला गया। प्राचीन काल में खनिजों का उपयोग तांबा हो गया, लोहा हो गया, कांसा हो गया, इनका उपयोग काम में करते थे, औजार बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और हथियार बनाने तक ही सीमित था। इसका वास्तविक विकास औद्योगिक क्रांति के पश्चात ही संभव हुआ। जैसी औद्योगिक क्रांति आई, जैसी फैक्ट्रीज वगैरह आई, तो भैया फिर क्या हुआ, खनन उद्योग का क्या हो गया, विकास हो गया और उसका महत्व निरंतर क्या होते जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। अब खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं यहाँ पर आप देख लीजिए, है ना। तो खनन कार्य की लाभप्रदता को बातों पर निर्भर करती है। देखिए पहला भौतिक कारक, है ना। अब खनन कारक, खनन किस किस पर डिपेंड करते हैं, पहला भौतिक कारक, भौतिक कारक जिनमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी एवं उपस्थिति की अवस्था को सम्मिलित करते हैं। और दूसरा होता है आर्थिक कारण, किस खनिज की मांग है, मान चलो सोना की मांग है तो इंसान सोना खुदाई करेगा। विद्यमान तकनीक ज्ञान और उसका उपयोग अवसंरचना का विकास के लिए, है ना, यातायात सीमित आता है। अब आपको भैया लिख के आना खनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है, खनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है ना, किन विधियों के माध्यम से खनन किया जाता है, खनन की विधि है ना, पेपर में आया है ना, इसको तो याद कर ही लेना, है ना। देखिए खनन की कौन कौन सी विधियाँ होती है। खनन की विधियाँ उपस्थिति की अवस्था एवं अयस्क की प्रकृति के आधार पर खनन दो प्रकार के होते हैं। बच्चों खनन कितने प्रकार के होते हैं, खनन कुल मिलाकर के दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धरातली खनन, धरातली खनन मतलब कि जमीन के ऊपर ऊपर खोद दो। और दूसरा होता है भूमिगत खनन, भूमिगत खनन का मतलब होता है जमीन के अंदर अच्छा गहरा गड्ढा खोदो और फिर मतलब कि कई हजारों फुट, सैकड़ों फुट पे जाकर के खुदाई करो, उसको हम बोलेंगे भैया भूमिगत खनन। तो खनन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, खनन होते हैं आपके दो प्रकार के, पहला होता है धरातली खनन और दूसरा होता है आपका भूमिगत खनन। धरातलीय खनन को मतलब जमीन के ऊपरी ऊपरी की खुदाई है ना, धरातलीय खनन को विवृत खनन भी कहते हैं। तो धरातलीय खनन को हम क्या कहते हैं, विवृत खनन भी कहते हैं। यह खनिजों के खनन का सबसे सस्ता तरीका है। खनिज को खनन करके, खुदाई करके जमीन से निकालने का सबसे सस्ता तरीका है, क्योंकि हम ऊपर ऊपर खुदाई कर लिए और जमीन से हमने निकाल लिए। क्योंकि इस विधि में सुरक्षात्मक पूर्वापायों एवं उपकरण पर खर्च कम होता है। कैसा होता है खर्च, यहाँ पर कैसा होता है, कम किया जाता है, एवं हमको जल्दी से जल्दी क्या होता है, उत्पादन हमको अधिक मात्रा में प्राप्त हो जाता है। अगला होता है आपका भूमिगत खनन या कूप की खनन।
अब जब भूमिगत खनन में हम जमीन के बहुत अंदर जाते हैं, जमीन के बहुत अंदर घुसना पड़ता है। कहाँ घुसना पड़ता है? जमीन के अंदर उतरना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है ना। जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई में होता है, अयस्क जो होता है वो कहाँ पर होता है? जमीन के नीचे, धरातल के नीचे गहराई में होता है। कहाँ पर होता है? जमीन के नीचे गहराई में होता है। तब भूमिगत अथवा कूपकी खनन की विधि का उपयोग करते हैं। तब हमको पूरी की पूरी खुदाई करना पड़ता है, भूमि पूरी जमीन खोदना पड़ता है या फिर पूरा कुआं खोदना पड़ता है। इस विधि में लंबे कूपक गहराई तक स्थित होते हैं। इसमें लंबे लंबे क्या बनाए जाते हैं? कूपक बनाए जाते हैं। ये देख सकते हो आप लोग ना, ये देखिए, ये देखिए यहाँ से कुआं बनाया गया है, कुआं के थ्रू यहाँ पर नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर हम खनन से मतलब कि खुदाई कर रहा है। ठीक है, देखिए भूमिगत गैलरियां खनिजों तक पहुंचने के लिए फैली होती है। इन मार्गों से होकर खनिजों का निष्कर्षण एवं परिवहन धरातल तक किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो आपका भूमिगत खनन होता है बच्चों, भूमिगत खनन में क्या किया जाता है बेटा, क्या कर जाता है? तो जो भूमिगत खनन मतलब जो आपकी ज़मीन हो गई, ज़मीन से हम एक कुआं खोदेंगे और कुआं के थ्रू हम नीचे जाते हैं और फिर अंदर यहाँ से खनिज का भंडार होता है, फिर यहाँ से खनिज को हम फिर वापस ऊपर लेकर के आते हैं। इस प्रकार का आपको खनन यहाँ पर क्रिया चलती है। कौन से खनन में? भूमिगत खनन में आपकी इस प्रकार से क्रियाएँ आपकी चला करती है। मुन्ना मुन्नियों चलती है, चलती है क्या नहीं चलती है? चलती है ना। खदान में कार्य करने वाले श्रमिकों और निकाले जाने वाले खनिजों के सुरक्षात्मक और प्रभावी आवागमन हेतु उसमें विशेष प्रकार की लिफ्ट बनाई जाती है। लिफ्ट के थ्रू आप नीचे जाओगे, फिर खुदाई करोगे और फिर आप कहाँ चले जाओगे? ऊपर चले जाओगे, इस प्रकार से। ठीक है, और माल ढोने की गाड़ियाँ और वायु संचार प्रणाली की आवश्यकता होती है। खनन का ये तरीका जोखिम से भरा होता है। किससे भरा होता है? जोखिम से भरा होता है, क्योंकि जहरीली गैसें, आग, अब भैया जमीन की तुमने खुदाई करो, कई बार जहरीली गैस निकल जाती है, आग, बाढ़, कई बार पानी की निकल जाता है, तो बाढ़ में कई बार कई दुर्घटना होने का भय रहता है। और कई बार लाखों लोग कोयले की खदान में डूब करके मर जाते हैं। जमीन के अंदर आग लग गई, वहाँ पर भी कई लोग कोयला जल जाता है, कई लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो खनन की मतलब की सारी क्या होती है? विधि होती है। बस आपको इतना लिख के जाना पेपर में, आपको नंबर मिल जाएंगे। देखिए बच्चों, अब आपका अगला क्वेश्चन क्या है? उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। जितने भी उद्योग होते हैं, जितने भी उद्योग होते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां होती है, उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? मान चलो कि आपके ज़िले में एक कांच बनाने वाली फैक्ट्री है, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे? आपके गांव में, आपके शहर में एक रेमंड की फैक्ट्री है जहां पर मतलब कपड़े बनाए जाते हैं, तो उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे आपके? तो कौन कौन से कारक प्रभावित करते? देखो, उद्योग हर जगह पर विकसित नहीं हो पाते। जो उद्योग होते हैं, जो फैक्ट्रियाँ होती है, वो हर जगह पर लग पाती है क्या? नहीं लग पाती है। हर जगह पर विकसित हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है। उनकी स्थापना ऐसे स्थानों पर की जाती है जहां उत्पाद के निर्माण और विक्रय पर लागत कम से कम आए। फैक्ट्री ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहां पर किसी भी माल को बनाने में कम पैसा लगे। अगर मैं अमेरिका में जाके फैक्ट्री खोलूँगा तो वहाँ पर मुझे अगर लेबर लूँगा तो वहाँ के लेबर लोग ज़्यादा पेमेंट मांगेंगे और मेरा को घाटा हो जाएगा। इसलिए अधिकतर लोग गरीब देशों में फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर लोग 200 रुपये दिन में काम करने की तैयार हो जाए, है ना। ऐसी जगह पर फैक्ट्री लगाते हैं जहाँ पर किसी भी उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, अपन ने मान तो रामदेव बाबा क्या बना रहा है? बिस्कुट बना रहा है, पतंजलि की बिस्कुट, है ना। तो वो पतंजलि की बिस्कुट बनने के बाद जो बनेगी उसको हम बोलेंगे उत्पाद। तो उत्पाद के निर्माण करने में और बेचने में कम से कम खर्चा आए और अधिक से अधिक हमको लाभ मिल सके। मतलब कि हम कम से कम रेट पर किसी भी माल को बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर हम उसको बेच दें, तो ये उद्योग चलता है। उद्योग की स्थिति को निम्न कारक प्रभावित करते हैं। उद्योग की स्थिति को देखिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। पहला है आपका बाजार की सुविधा। पहला कारक क्या है बच्चों आपका? पहला कारक है आपका बाजार की सुविधा। पहला कारक आपका क्या है? बाजार की सुविधा। अब देखिए,
उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण कारक उसके द्वारा उत्पादित माल के लिए उपलब्ध बाजार का होना। बाजार होना चाहिए ना, बाजार होना चाहिए। मैंने ढेर भर की बिस्कुट बना लिया, अब बेचने के लिए बाजार ही नहीं रहेगा तो पूरी की पूरी बिस्कुट तो सड़ जाएगी। इसलिए बाजार का होना भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, आवश्यक होता है। तो किसी भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, किसी भी फैक्ट्री को कब चलेगी, जब भैया उसके लिए क्या होगा, उपलब्ध बाजार होगा, तभी हमारी फैक्ट्री क्या हो पाएगी, चल पाएगी। अगर हमारा बाजार ही नहीं होगा तो हमारी फैक्ट्रियाँ चल पाएगी क्या, नहीं चल पाएगी। ठीक है, हमारी फैक्ट्रियाँ चल पाएगी क्या, हमारी फैक्ट्रियाँ बिल्कुल भी नहीं चल पाएगी। अगर हमारा बाजार नहीं होगा तो फैक्ट्रियाँ हमारी नहीं चल पाएगी। ठीक है, हमारी फैक्ट्री चल पाएगी, नहीं चल पाएगी ना। बाजार से अभिप्राय उस क्षेत्र से होता है जहां तैयार माल की मांग। हमने जो माल तैयार करे हैं, हमने जो बिस्कुट बनाए हैं, उसकी भैया मांग होना चाहिए ना, कि वहाँ के लोग बिस्कुट खाना पसंद करें। अगर वो लोग बिस्कुट की मांग करेंगे तभी तो हम उनको बेच पाएंगे। और वहाँ के निवासियों में उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी होना चाहिए। अब वहाँ के इंसान की इतनी औकात तो होना। अब मान चलो तुमने कार बना दी है, मर्सिडीज कार, और एक कार है करोड़ों की, और वहाँ के लोग, के पास पैसा नहीं है कि वो खरीद सके। तो ऐसा देखना पड़ेगा कि वहाँ के लोगों के पास खरीदने के लिए उतना पैसा भी हो, उतनी क्षमता भी होना चाहिए। उदाहरण के लिए फर्नीचर उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया, चीनी के बर्तन आदि वाले उद्योग हो गए। ठीक है, दूसरा है आपका कच्चे माल की प्राप्ति। दूसरा क्या है आपका, कच्चे माल की प्राप्ति। कौन से माल की प्राप्ति बच्चों, कच्चे माल की प्राप्ति, है ना। अब कोई भी फैक्ट्री कहाँ चलेगी, मान चलो कि जैसे मैंने खोल लिया, काय की फैक्ट्री खोल लिया। आप बताओ काय की फैक्ट्री खोलूँ मैंने खोल लिया काय की फैक्ट्री, मैंने खोल लिया भैया नूडल्स बनाने की फैक्ट्री, मैगी बनाने की फैक्ट्री, मैगी के पैकेट बनाएंगे ना। अब मैगी बनाने के लिए क्या लगता है, आटा लगता है। अब मान चलो मैंने ऐसे देश में फैक्ट्री खोल लिया जहाँ पर गेहूँ उगता ही नहीं है, तो मैं तो घाटे में चल जाऊँगा। इसलिए भैया कच्चा माल किसको बोलेंगे, हमारा जो प्रोडक्ट होता है उसको बनाने के लिए जो कच्चा माल लगता है, जो सामग्री लगती है, उसको हम बोलेंगे कच्चा माल। जैसे रोटी बनाने के लिए आटा लगता है, उसी प्रकार मतलब कच्चा माल हो गया ना। उद्योग के लिए कच्चा माल अपेक्षाकृत सस्ता एवं आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। कच्चा माल जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सस्ता मिलना चाहिए, कम रेट पर मिलना चाहिए, और आसानी से परिवहन योग्य होना चाहिए। उसको हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम ले जा सके। भारी वजन वाले, सस्ते मूल्य वाले, वजन घटाने वाले पदार्थ पर आधारित उद्योग कच्चे माल के समीप स्थित होते हैं। जैसे इस्पात, चीनी उद्योग हो गया। शीघ्र नष्ट होने वाले कच्चे माल पर आधारित उद्योग, जैसे दूध के पदार्थ। अब दूध जो होता है भैया वो एक दिन 2 दिन से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होती, 2 दिन बाद वो फट जाएगा। तो अमूल जो फैक्ट्री है, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो अमूल की जो फैक्ट्री होगी ना, जहाँ से दूध मिल रहा है, जहाँ से कच्चा माल मिल रहा है, वहीं पर आसपास इकट्ठ होती है। डिब्बा बंद फल आदि इन पदार्थों की उपलब्धता के समीप ही होती है। मतलब इनके अगर हम फैक्ट्री लगा रहे हैं, दूध वगैरह की फैक्ट्री है ना, अमूल की फैक्ट्री लगाएंगे है ना, तो उसको हमको ऐसी जगह पर लगाना पड़ेगा जहाँ पर हमको आसानी से कच्चा माल उपलब्ध हो सके। अब उद्योग को प्रभावित करने वाला अगला कारक क्या है, आप देख सकते हो। अगला कारक है बच्चों यहाँ पर आपका श्रम की आपूर्ति। अगला कारक क्या है आपका, श्रम की आपूर्ति। श्रम की आपूर्ति, उद्योगों की स्थापना में मानवीय श्रम। अब श्रम मतलब होता है तुमने फैक्ट्री तो लगा लिए, अब उसमें काम करने वाले लेबर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, आएंगे क्या नहीं आएंगे, अरे बताओ तो, आएंगे कि नहीं आएंगे। मैं नरेंद्र मोदी आपसे पूछता हूँ, आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे ना। अरे भैया जब मैंने फैक्ट्री लगाया तो उसमें काम धंधा करने वाले लोग लगेंगे ना, मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले लोग लगेंगे। श्रम आपूर्ति, उद्योगों की स्थापना में मानवीय श्रम मतलब कि सस्ते कम रेट पर काम करने वाले लोग मिल जाना चाहिए। सस्ती श्रम सुलभता से एक महत्वपूर्ण कारक है। कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग, यंत्रीकरण और औद्योगिक प्रक्रिया के लचीलेपन के कारण उद्योगों की श्रमिकों पर निर्भरता कम हो गई है। जैसे जैसे मशीन आ रही है तो वैसे वैसे श्रमिकों की जरूरत कम होती चली जा रही है। वर्तमान में अनेक उद्योग में कुशल श्रमिक की आवश्यकता बनी हुई है, लेकिन कई उद्योग ऐसे होते हैं जहाँ पर किसकी आवश्यकता होती है, जो कुशल श्रमिक होते हैं उनकी आवश्यकता मतलब कि बनी हुई है, उनकी आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। अगला यहाँ पर आपका शक्ति के साधन। अगला आपका क्या, शक्ति के साधन। देखिए ना,
शक्ति मतलब कि बिजली, बिजली भी तो होना चाहिए, शक्ति की साधन। अब फैक्ट्री खोलने पता चल रहा है ये लाइट ही नहीं है तो मशीन कायम चले तुम्हारे, झंडू बाम में चलेगा। हाँ, शक्ति के साधन, उद्योग की स्थापना के लिए शक्ति का साधन अत्यंत आवश्यक है। चाहे अब बिजली तुम कोयले से प्राप्त करो, खनिज तेल से प्राप्त करो, फिर जल विद्युत प्राप्त करो, वे उद्योग जिन्हें अधिक शक्ति की आवश्यकता होती है वे शक्ति स्रोत के समीप लगाए जाते हैं। जहाँ पर बिजली बन रही वहीं पर पास में लगा देंगे, उद्योग लगा देंगे, जैसे कि हो गया आपका एल्यूमिनियम उद्योग हो गया। अगला है आपका परिवहन एवं संचार की सुविधा। अब भैया कच्चा माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए परिवहन भी तो होना चाहिए, सड़क भी तो होना चाहिए। अब रोडें नहीं है, सड़कें नहीं है, गाड़ी नहीं, तो वहाँ पर तुम्हारी कोई फैक्ट्री चल जाएगा? बिल्कुल नहीं चलने वाली है ना। तो कच्चे माल को कारखाने तक लाने के लिए और उत्पादित माल को की खपत को केंद्रों तक पहुँचाने के लिए तीव्र और सूक्ष्म परिवहन होना चाहिए। ठीक है, साथ ही सस्ता परिवहन उत्पादन व्यय को कम करता है। अगर भैया माल को लाने ले जाने में मालगाड़ी तुम्हारी आसानी से चल जाए तो भैया क्या होगा, प्रकाश तुम्हारा मतलब कि सही तरीके से तुम्हारा काम चल जाएगा। उद्योगों के स्थानीयकरण में उद्योग हेतु सूचनाओं के आदान प्रदान एवं प्रबंधन के उत्तम संचार सुविधाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण कारक होती है। अगली है भैया यहाँ पर आपका अगला कारक क्या है, आप देख सकते हो। देखिए, सरकारी नीति। किसी देश में सरकारी नीतियाँ भी उद्योग को प्रभावित करती है। अब कोई देश ऐसा है वहाँ की सरकार चाहे नहीं रही कि हमारे देश में फैक्ट्री लगे, तो वहाँ पर फैक्ट्री लग पाएगी नहीं लग पाएगी, तो सरकारी नीति भी डिपेंड करती है। सरकारें किसी क्षेत्र का विकास करने के लिए उस क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान करती है। अगला है आपको उद्योगों के मध्य संबंध। उद्योगों के मध्य संबंध, ऐसे औद्योगिक क्षेत्र जहां उद्योगों का भारी जमघट मिलता है, जहां पर खूब सारे उद्योग मिलेंगे तो वहां पर कई सारी फैक्ट्रियां एक दूसरे के साथ संबंध बना लेती है और अधिकतम लाभ प्राप्त करने में सफल हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया पूरा एंड। अब अगला क्वेश्चन आप देखोगे। देखिए बच्चों, पेपर में आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, मानव विकास उपागम क्या है? मानव विकास उपागमों का वर्णन कीजिए। पेपर में आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा? पेपर में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया मानव विकास उपागम क्या होते हैं। जो मानव विकास उपागम होते हैं वो किन्हें कहा जाता है? मानव विकास उपागम क्या होते हैं? मानव विकास उपागमों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है मानव विकास के उपागमों का वर्णन करो। किसका वर्णन करना है आपको? मानव विकास के उपागम को वर्णन करना है। तो मानव विकास उपागम किसे कहते हैं और मानव विकास उपागम का वर्णन करना। तो देखिए, मानव विकास के अध्ययन के लिए निम्न 4 उपागमों को प्रमुख प्रयोग करते हैं। तो पहला होता है आपका आय उपागम। अगर आपको मानव विकास का अध्ययन करना है कि किसी देश में, किसी कंट्री में रहने वाले लोगों का विकास हुआ है या नहीं हुआ है, तो हम 4 प्रकार के उपागम का उपयोग करते हैं। पहला होता है आय उपागम। मानव विकास के अध्ययन का ये सबसे पुराना उपागम है। आय उपागम सबसे पुराना उपागम है। इसमें मानव विकास को आय के साथ जोड़कर देखा जाता है। इस संदर्भ में ये माना जाता है कि किसी व्यक्ति का आय का मतलब होता है कितना पैसा वो कमा रहा है। आय का स्तर उस व्यक्ति द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता के स्तर को प्रदर्शित करता है। मतलब कि अगर किसी इंसान की अगर इनकम ज़्यादा है, कोई इंसान अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, इसका मतलब ये है कि भैया वो उसका विकास हो चुका है। और कोई व्यक्ति अगर कम पैसा कमा रहा है, मतलब कि उसका विकास नहीं हुआ है। तो मानव विकास उपागम में हम इनकम को भी देख सकते हैं। किसी व्यक्ति की आय का जो स्तर होता है वह उसके द्वारा उपभोग की जा रही स्वतंत्रता के स्तर को प्रदर्शित करता है। यदि किसी व्यक्ति का आय का स्तर ऊंचा है तो उसके मानव विकास का स्तर भी क्या होगा? ऊंचा होगा। अगर कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके विकास भी कैसा होगा? उसका ऊंचा होगा। दूसरा होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो, आपका यहाँ पर दूसरा क्या? कल्याण उपागम। दूसरा आपका है कल्याण उपागम। यह उपागम मानव को लाभार्थी अथवा किसी विकासात्मक गतिविधियों के लक्ष्य के रूप में देखता है। कल्याण उपागम, इसका मतलब यह है कि अगर किसी इंसान की अगर अच्छी शिक्षा पा लिया, किसी का स्वास्थ्य अच्छा है, किसी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान है, किसी देश में मानवीय कल्पना के राज्य की खर्च तय कर देता है, तो सरकार कल्याण पर अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों में वृद्धि करने के लिए क्या होती है? जिम्मेदार होती है। तो ये होता है आपका कल्याण उपागम।
अगला होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हो आधारभूत आवश्यकता उपागम। अगला आपका क्या है? आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने किया। इसके अंतर्गत मानव की 6 न्यूनतम आवश्यकताएं होती है। कौन कौन सी? हर इंसान को भैया शिक्षा, अगर किसी देश के लोगों को शिक्षा मिल पा रही है, उनको स्वास्थ्य अच्छा है, वहाँ पर पानी जलापूर्ति, पानी की अच्छी व्यवस्था है, भोजन अच्छा मिल पा रहा है, स्वच्छता है, और आवास की पहचान की गई है कि हर इंसान के पास घर है। मानव विकास के लिए उक्त 6 मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। अगर 6 चीज़ अगर हर इंसान के पास है, मतलब कि वहाँ के लोगों का मानव विकास का स्तर कैसा है? ऊंचा है। अगला है आपका क्षमता उपागम। मानव विकास के इस उपागम का प्रतिपादन भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किया। इस उपागम के अनुसार मानवीय क्षमताओं का विकास कर उनकी संसाधन तक पहुंच को बढ़ा सकते हैं और मानव का विकास हो सकता है। तो मानव की क्षमता को बढ़ा दीजिए तो वहाँ पर मानव का विकास अपने आप हो जाएगा। तो होता है आपका क्षमता उपागम। इस प्रकार के क्या होते हैं? मानव के उपागम होते हैं। ठीक है, आपके मानव के उपागम होते हैं। अब मानव विकास क्या होता है? मानव विकास उपागम क्या होता है? आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन चेंज करके पूछा है। मानव विकास उपागम क्या है, उसी में जुड़ करके आया था। तो इसका आंसर देखिए, मानव विकास का मूल उद्देश्य लोगों को के विकल्पों में वृद्धि करना है। मानव विकास का मूल उद्देश्य क्या है? लोगों के विकल्पों में वृद्धि करना और उनके जीवन में सुधार लाना है। लोग स्वस्थ रहे, अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग कर सके, अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो। ये हो गया आपका इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, वृद्धि और विकास क्या होता है? वृद्धि और विकास में अंतर लिखिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर आपका देख सकते हो। मैंने गाइड पूरी छान माला, गाइड में नहीं मिला, फिर मैंने बुक से इसका आंसर निकाला। क्वेश्चन दिखाता हूँ पहले मैं आप लोग को। देखिए आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है? वृद्धि और विकास में अंतर को समझाइए। वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है? वृद्धि का क्या अर्थ होता है और विकास का क्या अर्थ होता है? वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर आपको यहाँ पर समझाना भी है। तो इसी का उत्तर है आपका, वृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है? वृद्धि और विकास में अंतर समझाइए। ठीक है, तो देखिए वृद्धि और विकास आप यहाँ पर देख सकते हो, वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास। ठीक है, वृद्धि वृद्धि बच्चों देखो, वृद्धि का मतलब ये होता है कि किसी देश में जनसंख्या बढ़ जा रही है, उसको हम बोलेंगे वृद्धि। लेकिन विकास का मतलब क्या होता है? विकास का मतलब होता है कि भैया देश में हर चीज़ में सुधार आना चाहिए, जनसंख्या भी रहना चाहिए, इसके साथ स्वास्थ्य की सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं, सब कुछ शामिल होती है किसमें? विकास में। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक, मतलब क्वांटिटी बताती है कि भैया कि देश में ज़्यादा इनकम बढ़ गई, देश में ज़्यादा पैसा आ गया, मतलब देश की वृद्धि हो गई, देश की GDP बढ़ गई, मतलब वृद्धि हो गई। और मूल्य निरपेक्ष है, मतलब कि देश में ज़्यादा लोग ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, मतलब क्या हो गई? वृद्धि हो गई, मात्रात्मक होती है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है कि इसका अर्थ है कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है। वृद्धि सिर्फ मात्रात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। वृद्धि कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। और विकास कैसा होता है? गुणात्मक होता है। गुण का मतलब होता है क्वालिटी इंप्रूव करना, है ना, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। जब तक वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास हो सकता कि नहीं हो सकता है ना। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। अगर सकारात्मक वृद्धि हो रही है, देश के लोग अगर ज़्यादा पैसा कमा रहा है, देश की स्वास्थ्य सेवा में अगर वृद्धि हो रही है, देश के पास पैसा ज़्यादा आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम कह सकते हैं, उसको हम विकास कह सकते हैं। विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। जब तक कि वर्तमान दशाओं में वृद्धि नहीं होगी तब तक विकास नहीं हो सकता। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है, तथापि सकारात्मक वृद्धि सदैव विकास नहीं होता। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता के साथ सकारात्मक परिवर्तन होता है। विकास कब होता है? जब किसी देश के लोगों की गुणवत्ता, रहन सहन की गुणवत्ता में भी सुधार आए और सकारात्मक परिवर्तन होता है, तभी क्या होता है? विकास होता है। अब उदाहरण से आप समझोगे, देखिए उदाहरण से आपको अच्छा समझ में आएगा। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, अगर कोई गांव है, कोई नगर है, नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है, तो हम कहते हैं कि भैया नगर की वृद्धि हुई। वृद्धि समझना, वृद्धि किसको बोलेंगे? जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो गई, हम क्या बोल रहे हैं भैया? नगर की क्या हो गई? वृद्धि हो गई।
फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं और मूलभूत सुविधाएं पहले की जैसी है, मतलब कि 1 लाख से 2 लाख तो हो गए, लेकिन भैया ना किसी के पास रहने के लिए घर है, ना स्वास्थ्य की सुविधाएं है, तो वृद्धि तो हो गई लेकिन फिर विकास नहीं हुआ। अगर मूलभूत सेवाएं और व्यवस्थाएं अन्य विशेषताएं पहले की जैसी रहती है तो वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। विकास हुआ कि नहीं हुआ है? जनसंख्या तो बढ़ गई, 1 लाख से 2 लाख हो गई, तो वृद्धि हो गई, लेकिन जनसंख्या की गुणवत्ता में सुधार आया क्या? नहीं आया, है ना। इसलिए विकास हो पाया क्या? विकास नहीं हो पाया। अब वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले कुछ उदाहरण देखिए। अब वृद्धि और विकास में अंतर करने वाले उदाहरण, अब वृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर देखिए ना। अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को कई साल पहले तक हम किसी भी देश के विकास को हम क्या मानते थे? हम ये मानते थे भैया कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती है उसका उतनी ही अधिक विकसित माना जाता था। जो देश की अर्थव्यवस्था बड़ी है, जो देश ज़्यादा पैसा कमा रहा है, वो देश को हम विकसित मानते थे पहले के समय में, पुराने समय में ना। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन संबंध नहीं होता। अब मुकेश अंबानी तो खूब सारा पैसा कमा रहा है और बाकी सारे के सारे लोग गरीब बैठे हुए हैं, तो देश की इनकम तो बढ़ गई, लेकिन बाकी लोग के जीवन की क्वालिटी में सुधार हुआ क्या? नहीं हुआ। तो उसको हम विकास मान सकते हैं? नहीं मान सकते। देखो, किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध है और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष। हम अमेरिका को विकासशील क्यों मानते हैं, विकसित क्यों मानते हैं? क्योंकि अमेरिका के हर इंसान के पास कार मिलेगी, अमेरिका के हर इंसान के पास अपना खुद का घर मिलेगा, इसलिए अमेरिका के हर एक आदमी मतलब वहाँ पर विकास का जीवन जी रहा है, तो वहाँ के लोग को हम क्या मानते हैं? विकसित मानेंगे। वहाँ के लोग को हम क्या माने? विकसित मानेंगे। भाई भारत देश में कई लोग के पास रहने के लिए घर नहीं, कई लोग के पास कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, कई लोग के पास खाने के लिए खाना नहीं है, इसलिए भारत देश में वृद्धि तो हो रही है, जनसंख्या में तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन विकास हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री कौन कौन? महबूब उल हक और दूसरा अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण है। पहला महबूब उल हक और दूसरा अमर्त्य सेन का कार्य कैसा महत्वपूर्ण है? मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन मानव विकास की अवधारणा का प्रति किसने कहा? जो महबूब उल हक जो थे उनके द्वारा किया गया। किसके बारे में बताया गया? विकास के बारे में बताया गया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। अगर लोगों के पास अगर विकल्प ज़्यादा हो जाते हैं, अगर विकल्पों में वृद्धि हो जाती है और उनके जीवन में सुधार आता है, तो इसका मतलब यह है कि भैया देश में विकास हो रहा है। ठीक है, ठीक है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है कि जितने भी लोग हैं देश में रहने वाले, सारे के सारे लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। सार्थक जीवन केवल लंबा नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक का उपयोग करें, अपनी बुद्धि का उपयोग करें और वे समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में क्या हो? स्वतंत्र हो। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन का पूरा आंसर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला आपका और है, आप देख सकते हो आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट वाला। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर देखिए क्या है? जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर में आएगा बिल्कुल। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? विश्व में मतलब पूरी दुनिया में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करो। जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है? जनसंख्या का घनत्व किसे कहा जाता है? और विश्व में मतलब पूरी दुनिया में जनसंख्या घनत्व के प्रतिरूपों की विवेचना करो। जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व देखो, किसी देश अथवा क्षेत्र विशेष में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब जनसंख्या घनत्व किसको बोलेंगे समझना। किसी देश अथवा क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या कि किसी एक देश में या किसी क्षेत्र में टोटल कितने लोग रह रहे हैं। मतलब एक भारत देश होगा, भारत देश में टोटल कितने लोग रह रहे हैं, है ना, एवं वहाँ के क्षेत्रफल का अनुपात। किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या, बारीकी समझना, किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या, किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या
और क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात मतलब बटा, अनुपात मतलब बटा। फिर से, किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या, सूत्र से याद करो, सूत्र को देख के याद करो, सूत्र देख के याद होगा। किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या, किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या और क्षेत्रफल और कुल क्षेत्रफल का अनुपात, अनुपात का मतलब होता है बटा। किसी देश में रहने वाली कुल जनसंख्या और वहाँ पर कुल कितनी ज़मीन है, कुल कितना क्षेत्रफल है, उसका अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ये एक ऐसा कारक है जिसके द्वारा मनुष्य एवं भूमि के संबंधों को बता सकते हैं, जिसके द्वारा हम मनुष्य की जनसंख्या और भूमि के जो संबंध, जो क्षेत्रफल, जमीन कितनी, क्षेत्रफल के संबंध को हम बताते हैं। किसके माध्यम से? जनसंख्या घनत्व के माध्यम से। जनसंख्या घनत्व यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्ति के रूप में मापा जाता है कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर जमीन में, प्रति एक वर्ग किलोमीटर जमीन में, आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, जनसंख्या घनत्व हम किसको मानेंगे कि प्रति एक वर्ग किलोमीटर जमीन में, ये एक वर्ग किलोमीटर की आपकी ज़मीन बन गई। ये क्या बन गई? आपकी एक वर्ग किलोमीटर की ज़मीन बन गई। इस एक वर्ग किलोमीटर की जो ज़मीन है, ये जो डब्बा है, इधर भी लंबाई 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर, इधर भी 1 किलोमीटर का जो वर्ग बना, वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती? बराबर होती है। प्रति एक वर्ग किलोमीटर की आपकी जो ज़मीन बनी है, प्रति एक वर्ग किलोमीटर का आपका जो एरिया बना है, इस एक वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, उसी को हम जनसंख्या घनत्व बोलेंगे। मान चलो कि किसी देश में एक वर्ग किलोमीटर के डब्बे में 10 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब किसी देश में एक वर्ग किलोमीटर के डब्बे में 1000 लोग रह रहे हैं, तो वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। इस प्रकार हम जनसंख्या घनत्व को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व आपका होता है, यही क्या होता है? आपका जनसंख्या घनत्व आपका होता है। तो आप सूत्र याद कर लीजिए, जनसंख्या घनत्व बराबर होता है जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अब विश्व में जनसंख्या देखिए किस प्रकार से यहाँ पर बटी हुई है, पूरे दुनिया में किस प्रकार जनसंख्या बटी हुई। देखिए, विश्व में जनसंख्या घनत्व का प्रतिरूप, विश्व मतलब पूरी दुनिया में जिस प्रकार अधिकांश देशों की कुल जनसंख्या में बहुत अधिक अंतर है, उसी प्रकार देशों के जनसंख्या घनत्व में जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। देखिए, अति उच्च घनत्व के क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर बहुत ज़्यादा घनत्व है, मतलब कि 1 किलोमीटर के डब्बे में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसको हम बोलेंगे अति उच्च घनत्व वाले क्षेत्र बोलेंगे। अब कौन कौन से क्षेत्र है जहां पर बहुत अधिक घनत्व के लोग रहते हैं, मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर के डब्बे में बहुत सारे लोग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं कि वहाँ पर पूरी बस्ती भर जाती है, तो हम उच्च घनत्व बोलेंगे। यहाँ का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। दक्षिण और पूर्व एशिया की नदी घाटी उपजाऊ मैदान में पश्चिम यूरोप की औद्योगिक पेटी जो भारत देश है, भारत देश में भी ठूस ठूस के भरे, तो भारत देश का भी उच्च घनत्व है। बांग्लादेश, वियतनाम, जापान हो गया, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, नीदरलैंड, ब्रिटेन, ये सब अति उच्च घनत्व के क्षेत्र होते हैं। ठीक, अति उच्च मतलब बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी यहाँ पर। दूसरा होता है बच्चों आपका, दूसरा होता है आपका उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, जहां पर भैया 1 वर्ग किलोमीटर के डब्बे में मात्र 51 से 200 व्यक्ति रह रहा है। कितने रह रहे हैं? 1 वर्ग किलोमीटर का जो डब्बा है उसमें मात्र 51 से 200 व्यक्ति रह रहे हैं, तो वो देश का को हम बोलेंगे भैया उच्च घनत्व वाला। अति उच्च नहीं आएगा, उच्च में आएगा। जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, नाइजीरिया हो गया, घाना हो गया, युगांडा हो गया, पूर्वी एशिया के देश हो गए, ये सब देश आते हैं उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में। अब अगले भैया मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, जहाँ पर 1 किलोमीटर के एरिया में, 1 किलोमीटर के डब्बे में, 1 किलोमीटर के वर्ग में, प्रति वर्ग किलोमीटर में मात्र 21 से 50 व्यक्ति रहते हैं। कितने रहते हैं? 21 से 50 व्यक्ति रहते हैं, उसको हम बोलेंगे मध्यम जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। जैसे कि पूर्वी एशिया के अधिकांश देश हो गए, पूर्वी अफ्रीका के देश हो गए, गिनी की खाड़ी, तटवर्ती मिस्र, स्पेन, पुर्तगाल, संयुक्त राज्य अमेरिका, इन सब में एक डब्बे में मात्र 21 से 50 लोग रहते हैं, तो इसको हम बोलेंगे मध्यम जनसंख्या के घनत्व वाले क्षेत्र, इनको हम कहेंगे। अगले होते हैं आपके देखिए निम्न जन घनत्व के क्षेत्र, अगर जहां पर 1 किलोमीटर के डब्बे में मात्र अगर 20 लोग रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं? 20 लोग रह रहे हैं। 1 किलोमीटर वाले डब्बे में अगर मात्र 20 लोग रह रहे हैं,
1 किलोमीटर वाले डब्बे में कितने लोग रह रहे हैं? मात्र 20 लोग रह रहे हैं। अगर 1 किलोमीटर वाले डब्बे में मात्र अगर 20 लोग रह रहे हैं तो उसको हम बोल लेंगे निम्न जनसंख्या घनत्व के क्षेत्र। विश्व के आधे से अधिक क्षेत्र निम्न क्षेत्र में आते हैं। यहाँ जनसंख्या घनत्व 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब कि एक डब्बे में मात्र 20 लोग पाए जाएंगे। एक डब्बे में सिर्फ कितने लोग रहेंगे? 20 लोग रहेंगे। ठीक है, जैसे कि सऊदी अरब हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, बोलिविया आदि जो देश होते हैं यहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। एक डब्बे में मात्र 1 किलोमीटर के एरिया में मात्र 20 ही लोग रहेंगे, है ना। अगले आपके यहाँ पर आप देख सकते हो निर्जन। अगले कौन से देश है आपके? निर्जन। निर्जन का मतलब जो होता है कि जहाँ पर कोई रहे ना। अत्यधिक ठंडे एवं बर्फ से ध्रुवीय उपध्रुवीय प्रदेश, घने वनों से ढके, ऊंचे पर्वत वाले क्षेत्र हो गए, पठारी भाग हो गए। यहाँ पर जहाँ पर बर्फ़ रहती है, जहाँ पर रेगिस्तान रहता है, वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है, वो निर्जन। वहाँ पर तुमको एक काला कुत्ता नहीं मिलने वाला, एक आदमी नहीं मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे निर्जन पराय देश। उसको हम क्या बोलेंगे? निर्जन देश, जहाँ पर कोई भी नहीं रहते हैं। कितने रह गए रे? चलो 2-3 क्वेश्चन और बच्चे आपके, इनको भी समझ लीजिए आप। 2-3 ही है, ज़्यादा नहीं है। चलो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास वाला तो मैंने आपको समझा चुका हूँ ना, ये भी आपका हो गया है। देखो, स्वामित्व के आधार, आपको एक पेपर में क्वेश्चन आया है बच्चों, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? इसका उत्तर आप समझ लीजिए ना। क्वेश्चन कैसे आएगा, पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन बच्चों मुझे मिल नहीं पाया, इसको आप खुद तैयार कर लेना, ठीक है। अगला, भारत के आर्थिक विकास से सड़क की भूमिका भी आप खुद तैयार कर लीजिए ना। कहाँ गया क्वेश्चन हमारा? देखिए ये क्वेश्चन आपका, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण करो। स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब होता है उद्योग जो होती है, जो फैक्ट्री होती है, उसका स्वामी कौन है, उसका मालिक कौन है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग का वर्णन करना। तो बच्चों स्वामित्व के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरकारी उद्योग। ऐसे उद्योग, ऐसी कंपनियां जिनकी मालिक सरकार होती है, जैसे पेट्रोल पंप हो गया, कोयला खदान हो गई, है ना, ये सब रेलवे हो गया, है ना, ये कौन से उद्योग होते हैं? ये सरकारी उद्योग होते हैं। दूसरे होते हैं निजी उद्योग। निजी उद्योग किसको बोलेंगे? जिसका मालिक कोई निजी आदमी होता है, उसको हम बोलेंगे निजी उद्योग। और तीसरा होता है सहकारी, जिसमें निजी और सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं, उसको हम बोलेंगे कौन से उद्योग? उसको हम बोलेंगे बच्चों कौन से उद्योग? ये मैंने बुक से ढूंढा हूँ। ये आपको द्वितीयक क्रियाविधि, आपका जो चैप्टर है द्वितीयक अर्थव्यवस्था वाला, उसमें आपको मिलेगा जी, ठीक है। तो देखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये पेपर में आपका आया है। तो देखो, स्वामित्व के आधार पर जो उद्योग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। पहले क्या होते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग सरकार के अधीन होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग किसके अधीन होते हैं? सरकार के अधीन होते हैं। भारत में बहुत से उद्योग क्या होते हैं? मतलब कि सार्वजनिक होते हैं। सार्वजनिक मतलब सरकारी उद्योग, है ना। समाजवादी देश में अभी सारे उद्योग में क्या होता है? सरकार का स्वामित्व होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, है ना, ये पहले हो गया आपके सार्वजनिक उद्योग। दूसरे होते हैं आपके निजी उद्योग। दूसरे क्या होते हैं? निजी उद्योग। निजी क्षेत्र के उद्योग में स्वामित्व निजी व्यक्ति के पास होता है। जैसे रामदेव बाबा कंपनी, वो किसके? सरकारी नहीं है, वो रामदेव बाबा की है। मुकेश अंबानी कंपनी, जियो कंपनी हो गई, ये कौन सी है? निजी उद्योग है। कौन से उद्योग है? निजी उद्योग है। ये निजी संगठन द्वारा चलाए जाते हैं, पूंजीवादी देश में ये चलाए जाते हैं। अगले होते हैं संयुक्त क्षेत्र के उद्योग। इसका संचालन कंपनी द्वारा किसी निजी व्यक्ति और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, मतलब सरकार और निजी आदमी दोनों मिलकर के चलाते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कौन से उद्योग? उसको हम बोलेंगे सार्वजनिक उद्योग बोलेंगे। रोपण कृषि समझा दिया मैंने, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास समझा दिया, ये भी हो गया। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपका बच्चों, ये मैंने गूगल से ढूंढा था इसको मैंने। एक क्वेश्चन क्या है आपका, गूगल में मिला था मुझे।